Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to discuss about short-term causes of French Revolution. In my previous video, we have discussed about the underlying causes जिसमें political situation of France, social condition of France, economical condition of France और जो philosophers के व्यू थे वो हमने डिस्कस और शॉर्ट टर्म कॉजेज में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से फ्रांस में रिवोल्यूशन हुए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रांस की जनसंख्या की बात करते हैं। फ्रांस की जनसंख्या तकरीबन 28 मिलियंस हो गई थी 1789 में, जो कि 1715 में मात्र 23 मिलियन थी, यानी कि तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी। लेकिन जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी उतनी तेजी से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा था, जिस वजह से चीजों की कीमतें जो है वो काफी महंगी हो गई थी। इसके अलावा जो वर्कर्स थे वो एक लेबर की तरह काम करते थे, जिनका की जो सैलरी होती थी एक्चुअली सैलरी नहीं होती थी, एक्चुअली उनका जो वेजेस होता था वो फिक्स होता था, तो वो भी नहीं बढ़ी थी। चलो माना जाए कि ठीक है जनसंख्या बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी मान लो कम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं तो भी आप उन चीजों को परचेज कर सकते हैं जो बेसिक नीड होती है। लेकिन फ्रांस में ओल्ड रेजिम में सबसिस्टेंस क्राइसिस बहुत ज्यादा होती थी, जिसका ये मतलब है कि जो बेसिक चीज होती है वो भी लोगों को मैसर नहीं थी। और बेसिक चीज क्या होती है? ब्रेड। तो लोगों में काफी असंतुष्टि थी, क्योंकि एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही थी, दूसरी तरफ वेजेस जो थे वो फिक्स थे, और तीसरी तरफ प्रोडक्शन जो क्रॉप्स का था वो बिल्कुल जनसंख्या की गति से नहीं बढ़ रहा था। तो ये दिक्कत वाली बात थी। तो फ्रांस की स्थिति और भी भयावह हो जाती थी यदि किसी भी तरह की नेचुरल क्लैमिटी होती थी, यदि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आती थी तो वहां स्थिति बिल्कुल भयंकर हो जाती थी, क्योंकि सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो लगातार अक्सर होते रहता था फ्रांस में ओल्ड रेजिम में। ठीक है, ओल्ड रेजिम एक कीवर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रांस में क्रांति से पहले यानी कि रिवोल्यूशन से पहले कैसी कंडीशन थी जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, तो ये स्थिति थी कि लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ लुई 16 जो था वो टैक्स भरवाना चाहता था, यानी कि टैक्स बढ़ाना चाहता था, तो न्यू टैक्सेस वो लागू करना चाहता था। बट फ्रांस की जो मोनार्की थी उसमें बिल्कुल अकेले मोनार्क ये डिसीजन नहीं ले सकता था, तो उसे क्या करना होता था? उसे बुलानी होती थी स्टेट्स जनरल की बैठक। अब ये स्टेट्स जनरल की बैठक जो है वो 1614 से 1789 तक हुई ही नहीं थी। बच्चों आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा है, आप माइनस कीजिए। ठीक है, 1789 से 1614 को माइनस कीजिए, कितने साल बनते हैं? ये तकरीबन 175 साल हैं, और 175 साल में स्टेट्स जनरल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। दूसरा जो वोटिंग सिस्टम था वो भी बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब सा था, क्योंकि आप देखिए, आपको मैंने बताया था, एक ट्रायंगल बना के मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, है ना। तो चलिए वहीं पे फिर से चलते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने एक ट्रायंगल बनवाया था और इसे 3 भागों में बांट दिया था। सबसे ऊपर वाला फर्स्ट स्टेट, मिडिल वाला सेकंड स्टेट और सबसे नीचे थर्ड स्टेट। ठीक है, तो फ्रांस की जो वोटिंग सिस्टम थी ना, इसमें एक्चुअली गड़बड़ी थी। वोटिंग सिस्टम में क्या गड़बड़ी थी कि इसमें 300 मेंबर्स थे, ठीक है, और इसमें भी 300 मेंबर्स थे, जबकि थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स थे। वोटिंग सिस्टम जो है वो एज अ होल नहीं होके स्टेट वाइज होता था। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेट के भी एक रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, ठीक है, और थर्ड स्टेट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये रिप्रेजेंटेटिव चुनने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि भले ही वहां मोनार्की थी, लेकिन मोनार्क जो था वो अपने मनमाने तरीके से टैक्स नहीं लगा सकता था, नए टैक्स लागू नहीं कर सकता था। तो उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी होती थी, मीटिंग बुलानी होती थी। अब ये स्टेट्स जनरल जो था वो एक पॉलिटिकल बॉडी था, जिसमें ये सारे स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, तो उसके लिए इलेक्शन होता था। तो इलेक्शन का जो क्राइटेरिया था ना वो ये था, और ये थर्ड स्टेट के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद होता? भला आप यहाँ पे देखो, 300 के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव है,
यहाँ 300 के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ 600 के ऊपर भी एक रिप्रेजेंटेटिव है। जबकि थर्ड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेट में जो संख्या थी लोगों की वो सबसे ज्यादा थी। साथ ही साथ ये बहुत प्रॉस्पेरस थे, और ये बहुत रिच भी थे, और साथ ही वेल एजुकेटेड थे। दूसरी बात कि इनकी कहीं ना कहीं डिग्निटी हर्ट हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग बैठते थे आमने सामने फेस करके, और थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे उन सबको पीछे खड़ा कर दिया जाता था स्टेट्स जनरल की जब मीटिंग होती थी। तो इस स्थिति से वो बिल्कुल नाखुश थे। ये चाहते थे कि इस सिस्टम में बदलाव हो। थर्ड स्टेट के लोग ये चाहते, भाई आप सोच के देखो ना, यदि यहाँ एक है यहाँ एक है तो यहाँ कम से कम दो तो होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इनका ये डिमांड था कि ये जो वोटिंग सिस्टम है इसमें चेंज लाया जाए। लेकिन लुई 16 एडमेंट था, जिस तरीके से होता आया है आज तक इलेक्शन अभी भी उसी तरीके से होगा। लेकिन यदि आप देखें तो 1614 के बाद 1789 तक स्टेट्स जनरल की कोई मीटिंग ही नहीं बुलाई गई थी। ऑलमोस्ट 175 ईयर्स तक, यानी 175 साल तक स्टेट्स जनरल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। एनीवेज, तो ये जो सिस्टम था इसका थर्ड स्टेट के लोगों ने बायकॉट किया कि ये तरीका हमें पसंद नहीं है, तो आप वोटिंग सिस्टम में चेंज कीजिए और स्टेट वाइज वोटिंग की जगह पे स्टेट पूरे एज अ होल आप वोटिंग कराइए, जिसमें कि हर व्यक्ति के पास एक वोटिंग राइट होने चाहिए। और ये सही भी था यदि आप देखें तो। और ये आइडिया भी रूसो के द्वारा दिया गया था, जिसको थर्ड स्टेट के लोग इंप्लीमेंट कराना चाहते थे कि वोटिंग जो सिस्टम है उसमें चेंज होना चाहिए। पर लुई 16 इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो क्या होना था? तो आपको पता है कि शक्ति जब इस तरीके से दबाई जाती है ना, तो एक ना एक दिन वो उभर के बाहर आती है। यही वह थर्ड स्टेट के लोगों ने बॉयकॉट किया इसका, और वो यहाँ से वॉकआउट करके चले गए। वो यहाँ से बाहर निकल गए, पूरी मीटिंग से बाहर आ गए, और खुद वो लोग सारे लोग पेरिस के टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और उन्होंने ये शपथ खाई कि उन्होंने खुद को एक्चुअली नेशनल असेंबली घोषित कर दी, और ये शपथ खाई कि हम अपने कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और ये तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से ड्राफ्ट नहीं हो जाता है। और इसमें थर्ड स्टेट का जो नेता उभर के आया था वो था मिराबू और एबेसियस। मिराबू जो था वो फ्यूडल सिस्टम के ऊपर जो आधारित ये व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए इच्छुक था, और एबेसियस जो था उसने एक पैम्फलेट निकाला था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो बच्चों इसका नाम आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है 1 मार्कर क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जनता का जो संघर्ष होता है ना वो जरूर से सफल होता है, क्योंकि आपने हर जगह की कंट्री में देखा होगा, ये एक नॉर्मल सा एक निश्चित सा एक तरीका है किसी भी देश में डेमोक्रेसी आने का, कि सबसे पहले जो होता है वहां पे क्या होता है, सबसे पहले वहां पे या तो मोनार्की होगी या कॉलोनियल पीरियड होगा, उसके खिलाफ लोग रिवोल्ट करेंगे, और उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगा, रिपब्लिक स्टैब्लिश होगा। तो फ्रांस में भी क्या ऐसा ही हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी तो रिपब्लिक आने में, अभी तो डेमोक्रेसी आने में एक लंबा अरसा तय करना, एक लंबी यात्रा तय करनी जरूरी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ जरूर चेंज हुआ। अब जब नेशनल असेंबली ने इस तरीके का डिसाइड किया और कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हुई कि जितने भी जो क्लर्जी वगैरह थे, नोबेलिटी वगैरह थे, उन्हें अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, और चर्च के अधिकार में जितनी भी भूमि थी उसका भी अधिग्रहण कर लिया गया, और जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था उसको भी खत्म किया गया। राजा को अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े, और उसे ये मानना पड़ा कि ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके पावर्स को लिमिट करेगी, यानी उसके पावर्स को चेक करेगी। तो ये सारा था फ्रांस में राज्य क्रांति के इमीडिएट रीजन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इमीडिएट रीजन। इस इमीडिएट कॉज के खिलाफ क्या हुआ? वही हुआ कि ये सारे लोग, ऐसी स्थिति थी, है ना, मैंने जैसे बताया कि खाने के लिए ब्रेड नहीं था, प्राइस बढ़ा हुआ था, वेजेज उसको कोप अप नहीं कर पा रहा था, इतने पैसे नहीं थे लोगों के पास कि उसको खरीद सके। ऊपर से क्या हुआ कि इस स्थिति में लुई 16 ने अपनी सेना को पेरिस की ओर कूच करने के लिए कहा, और वो विंटर जो था वो इतना भयावह था जिसकी वजह से क्रॉप्स भी अच्छे से नहीं हो पाए थे। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि फ्रांस की स्थिति बिल्कुल आप कह सकते हैं कि असंतुष्ट वाली थी। सारे लोग नाखुश थे, सब सारा कुछ ऐसा था कि लोग एक बदलाव चाहते थे, और ये बदलाव हुआ
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, यानी कि आप एक तरफ देख लीजिए कि पहले मोनार्की था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आगे क्या होता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।